जैन साथियों, आपका स्वागत है कीर्ति कैंपस में। मैं कीर्ति कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसको हम पूरा ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको जानने से पहले उस समय की हम ऐतिहासिक घटना के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा था कि भारत के लिए एक कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जो अंग्रेज और भारतीयों के मध्यस्थता करे। तो 1885 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन की सलाह पर 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में की। कहां पर की? तो बंबई में। कब? 28 दिसंबर 1885 को। और इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन माने जाते हैं? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। जिस समय इसको स्थापित किया गया था उस समय इसमें सदस्यों की संख्या 72 थी। इसका पहला अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन उस दौरान पुणे में हैजा फैल गया, महामारी फैल गई, तो इसका अधिवेशन बंबई में किया गया। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका पहला अधिवेशन हुआ। और जब इसका पहला अधिवेशन हुआ तो इसमें पहला अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसमें सचिव AO ह्यूम बने। ओके, क्लियर है ना? और जो 72 यहाँ पर मेंबर थे, उस समय के जितने भी बढ़िया लीडर थे वो सारे के सारे इसमें मेंबर यहाँ पर आमंत्रित थे, केवल सुरेंद्र नाथ बनर्जी को छोड़कर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस में बिजी थे। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? पेपर में आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्न में से कौन कौन शामिल थे या कौन शामिल नहीं थे, तो वहाँ आंसर लगेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये शामिल नहीं थे। जब इसकी स्थापना की गई तो इस समय इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस एक अमेरिकी शब्द है और जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या है? लोगों का समूह। क्लियर? आगे, इस संस्था की एक शाखा 1889 को इंग्लैंड में भी खोली गई। अब हम यहाँ महत्वपूर्ण जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन है कीर्ति कैंपस, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन, पहला अधिवेशन बंबई में हुआ और ये भी बता चुके हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। दूसरा अधिवेशन 1886 को कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और इसमें इसका विस्तार किया गया, मेंबर्स की संख्या 434 हो गई। ओके, और इस दौरान एक स्पेशल घटना ये घटी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय इस कांग्रेस में हो चुका। तो यहां ऐसे कह सकते हैं कि दूसरे अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग लिया। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, इसकी अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने की, ये मुस्लिम थे। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? जैसे बंबई को हम मान लेते हैं मुंबई है, तो इसे ऐसे मकाम ई। अब यहां कैसे और याद रखेंगे? इल्ला में ला है और इधर भी ला है, ऐसे ये याद रखेंगे। ठीक है, मद्रास, इधर सारे में दा और दा, इधर ता है, तो मद्रास बदरुद्दीन। ठीक है, कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। 1896 में कलकत्ता में
अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद रहीमतुल्लाह शयानी ने की। ये अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट था? इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखा था वंदे मातरम, ये वंदे मातरम उन्हीं के द्वारा यहाँ पर गाया गया। एक कमेंट कीजिए कि वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास या ग्रंथ में लिखा था। नेक्स्ट, 1901 कलकत्ता। इसमें क्या हुआ? इसमें ये स्पेशल इसलिए है कि गांधी जी पहली बार कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए। तो पहली बार कांग्रेस के मंच पर उपस्थित हुए गांधी जी, कहां पर? कलकत्ता में। और उस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दिनसाई वाचा कर रहे थे। 1905 में बनारस का जो अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और ये अधिवेशन क्यों और इम्पोर्टेंट है? 1905 में अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना को तोड़ने के लिए, भारतीय आंदोलन को तोड़ने के लिए बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। इसे कहा गया बंग भंग। तो इसके बाद पूरा देश एकजुट हो गया और हमारे यहाँ स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। गोपाल कृष्ण गोखले। अब कब हुआ? 1905 में। बनारस में अध्यक्षता किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। फिर इसके बाद क्या हुआ? इस स्वदेशी आंदोलन, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन या प्रस्ताव किसके विरोध में लाया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में लाया गया था। ओके, स्वदेशी आंदोलन कहां से शुरू हुआ? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से इस आंदोलन की शुरुआत की गई। तो जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और इसमें पहली बार स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्लियर है ना? और यहां पर इनको क्यों और बनाया गया? यहां कांग्रेस लगभग विचारधारा के आधार पर टूटने ही वाली थी, तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाकर यहाँ विभाजन होने से बचा लिया गया। क्लियर है ना इतना? लेकिन हम इसे रोक ना पाए और 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की और यहाँ पर कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई, गरम दल और नरम दल। गरमपंथी और नरमपंथी दो भागों में डिवाइड हो गई। कहां? सूरत में। और अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक ये है कि ना देखेंगे सूरत, ना देंगे साथ, क्योंकि ये बात नहीं आई रास। क्या हो है कि ना देखेंगे सूरत, ना देंगे साथ, क्योंकि ये बात नहीं आई रास। इसमें सारा कुछ मिल जाएगा। और इससे क्या हुआ? इससे हमारी कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। 1908 में मद्रास में अधिवेशन हुआ, वहां पर भी यही अध्यक्ष रहे रास बिहारी घोष। और यहाँ पर कांग्रेस के कुछ नियम कानून का निर्माण किया गया, कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। 1911 क्यों इंपॉर्टेंट है? कलकत्ता अधिवेशन, वो उसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने की। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित जन गण मन गाया गया। और यहाँ पर क्या हुआ था? स्पेशल है, 1911 में यहाँ राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई थी। अभी तक राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। और यहाँ पर घोषणा की गई कि कलकत्ता से अब दिल्ली राजधानी बनेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर बंग भंग जो इन्होंने किया था उसको भी वापस ले लिया गया था। 1907 में जो हमारी कांग्रेस विभाजित हो चुकी थी, 1907 के बाद ऐसा लगने लगा था कि अब हमारी विचारधारा, हमारी जो राजनीतिक चेतना थी वो टूटने लगी थी। तो 1916 में एक विशेष अधिवेशन हुआ और इसमें अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष रहे। और यहाँ पर क्या हुआ? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सक्रिय सहयोग के कारण लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में
कांग्रेस जो गरम और नरम दल थे वो दोनों एक हो गए। इसके साथ साथ कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग में भी मध्यस्थता हो गई। इसे कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। क्लियर है ना। इसकी अध्यक्षता किसने की? अंबिकाचरण मजूमदार ने की। और यहां मध्यस्थता एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की। और अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। अगला अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में होता है। इसमें बाल गंगाधर तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्हें दी गई। तो ये भारत में या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन? एनी बेसेंट। कहां पर? कलकत्ता। कब? 1917। किसके प्रस्ताव पर? तो बाल गंगाधर तिलक के प्रस्ताव पर। 1920 में कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। यहां पर महात्मा गांधी जी का असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और फिर 1920 में ही नागपुर में अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने की और इसमें गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पास कर दिया गया। और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? इससे पहले रोलट एक्ट के कारण इसको यहां पर किया गया। क्लियर है ना। रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। और अगर आपको रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड को अपनी आंखों से देखना हो थोड़ा सा, तो अभी एक मूवी आई है केसरी 2, उसे आप देख सकते हैं और आपको उससे लग जाएगा अंदाज कि हमें जो आज़ादी मिली हुई है वो यूं ही ऐसे ही ना मिली। उसके लिए हमारे वीर योद्धाओं ने, हमारे वीरों ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी। तो आप चाहें तो केसरी 2 मूवी देख सकते हैं। ओके। 1921 में, और इसके बाद क्या होता है? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। 1921 में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ और हकीम अजमल खां ये कार्यकारी अध्यक्ष कैसे थे? यहां पर चित्तरंजन दास का चुनाव रेगुलर हुआ था लेकिन वो जेल में थे। तो जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 1922 में गया में अधिवेशन हुआ। इसमें CR दास को अध्यक्ष बनाया गया और यहां पर डिसीजन लिया गया कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना की जाएगी। तो फाइनली स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में कहां पर? इलाहाबाद में हुई। और किस किस ने की? तो पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कांग्रेस के साथ रहकर चुनाव में भाग लेना तथा अंग्रेजों की नीतियों को उजागर करना। दिल्ली में एक अधिवेशन होता है 1923 में। इसमें अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और ये अब तक के सबसे युवा, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन? अबुल कलाम आजाद। और कहां पर? तो दिल्ली। फिर 1923 में काकीनाडा में रेगुलर एक सम्मेलन हुआ। उसमें मौलाना मोहम्मद अली को अध्यक्ष बनाया गया। इसमें स्पेशल क्या हुआ? इसमें स्पेशल ये हुआ कि स्वराज्य पार्टी को परिषद चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस दौरान गांधी दास पैक्ट हुआ था। कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा था, प्रतीत होने लगा था कि पुनः कांग्रेस टूट जाएगी। लेकिन गांधी जी, पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि ऐसे लीडर्स की वजह से ये संभव हो पाया कि कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ। इस दौरान गांधी जी ने कहा था कि स्वराजी कांग्रेस का अभिन्न अंग है और उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति दे दी गई। इसके साथ साथ अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना भी की गई। 1924 बेलगांव में अध्यक्ष कौन बने? महात्मा गांधी। और ये पहली वार था और एकमात्र वार कि जहां पर कांग्रेस ने अध्यक्षता की। कहां? बेलगांव। और ये बेलगांव कहां पर है? तो बेलगांव कर्नाटका में है। कहां है? बेलगांव कर्नाटक में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी कब बने?
तो 1924 में कहां पर बने, तो बेलगांव। अगला अधिवेशन 1925 में कानपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो आप ध्यान रखेंगे क्या कि पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, ओके, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। अगला अधिवेशन गुवाहाटी में होता है, श्रीनिवास अय्यर इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें क्या था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। 1927 में मद्रास में अधिवेशन होता है, इसमें अंसारी जी को अध्यक्ष बनाया गया और यहां पर क्या था, साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया गया। साइमन कमीशन ये क्यों आ रहा था भारत में, ये भारत में भारतीयों को और अधिक संवैधानिक अधिकार देने के लिए आ रहा था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, इसमें जितना भी सदस्य था वो सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे, इनमें से एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। अब आप नियम हमारे लिए बना रहे और हमें ही उस कमीशन में शामिल नहीं कर रहे, इस कारण मद्रास में यहाँ विरोध करने का डिसीजन लिया गया। तो जब साइमन कमीशन, एक कमेंट कीजिए साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे, जिसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया था। साइमन कमीशन जब पहली बार मुंबई पहुंचता है तो यहाँ पर साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ओके, इसमें और स्पेशल क्या हुआ था कि इस अधिवेशन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो जब हमने साइमन कमीशन का विरोध किया तो उस दौरान लॉर्ड बिरकेनहेड ने एक चैलेंज किया था कि अगर आप इतना ही विरोध कर रहे तो क्यों ना आप अपना ऐसा संविधान बनाएं जो पूरे भारतीयों को स्वीकार हो। तो हमने उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया तथा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया और वो रिपोर्ट कहलाई नेहरू रिपोर्ट। इसको कहाँ, कलकत्ता में पेश किया गया 1928 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस नेहरू रिपोर्ट में पूरी तरह आजादी की मांग नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ हमारे कुछ युवा लीडर्स, उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये एक्टिव थे। ये मांग कर रहे थे कि हमें क्या चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि हम 1 वर्ष का मौका देते हैं। तो जैसे ही 1 वर्ष हुआ तो अगला अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में ऐसा वहाँ लग रहा था कि अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को बनाया जाने वाला था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने अपनी जगह यहाँ पर अध्यक्ष बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और यहाँ ऐसा लग गया कि गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया और वो उत्तराधिकारी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर आधी रात को भारतीय तिरंगा फहराते हुए इन्होंने ये घोषणा की कि आगामी 26 जनवरी से भारत की आज़ादी के लिए एक स्वाधीनता संघर्ष शुरू कर देंगे। तो आगामी 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और उसे हम तब तक मनाते रहे जब तक हम आज़ाद ना हो गए। चूँकि हम आज़ाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को, तो हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, 15 अगस्त को। लेकिन हमने इस दिन को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए क्या किया, हमने हमारा संविधान पूरी तरह लागू किया 26 जनवरी 1950 को। और इस अधिवेशन के बाद हमारे भारत में एक नया आंदोलन छिड़ गया, उसे नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर। 1931 में कराची में एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की और ये अधिवेशन बहुत स्पेशल था। इसमें क्या था, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ साथ जो गांधी इरविन पैक्ट था उसे यहाँ पे समर्थन दिया गया। इसके साथ साथ इस गांधी इरविन पैक्ट में ये था कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें कांग्रेस भाग लेगी। तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया कि कौन जाएगा वहाँ पर, तो
गांधी जी जाएंगे। ओके, इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। क्यों? क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट में महात्मा गांधी जी की तरफ से जो शर्त थी उसमें यह था कि केवल अहिंसक बंदियों की रिहाई, और सरदार भगत सिंह आदि हमारे क्रांतिकारी वो जेल में थे और उन्हें फांसी की सजा दी जा चुकी थी। तो ऐसे यहाँ के लोगों को लग रहा था कि अगर गांधी जी चाहते तो उन महान क्रांतिकारियों को बचाया जा सकता था। 1934 में बंबई में एक अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इसमें कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। अगला अधिवेशन जब आगे हुआ, यहाँ पे हम केवल जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन हैं वही पढ़ रहे हैं। 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ। ये फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और ये जितने भी अधिवेशन हुए, एक ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ, कहाँ? फैजपुर। ओके, ये महाराष्ट्र में है। और इसमें क्या और हुआ? कांग्रेस ने अगले चुनाव में हिस्सा लेने का निर्णय लिया, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ, इसके बाद हमारे भारत में चुनाव हुए। 1938 में एक हरिपुरा में अधिवेशन होता है। इसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। और इसमें क्या स्पेशल हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भविष्य की प्लानिंग के लिए, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के लिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। क्लियर है ना? अब यहां के बाद एक क्रिटिकल सिचुएशन हुई। क्या? इसे कहा गया त्रिपुरी संकट। 1939 में त्रिपुरी में एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए। इसके साथ साथ इनके अगेंस्ट जो खड़े हुए थे वो पट्टाभी सीतारामैया, गांधी जी, नेहरू जी और जितने भी भारत के बड़े बड़े लीडर्स थे, उन मैक्सिमम लीडर्स का समर्थन पट्टाभी सीतारामैया को था। यहाँ पर विधिवत चुनाव हुआ और इस चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया की हार हुई। सुभाष चंद्र बोस जीत गए। ब्रिलियंट थे, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन यहाँ क्या हुआ, गांधी जी का जो गुट था वो लगातार विरोध करता रहा, वो कार्य में इनका कोई सहयोग नहीं दे रहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस टूट जाए। देखिए उनकी महानता, और उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से अलग नहीं हुए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 में किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो जो टाइम बचा हुआ था उस शेष अवधि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ। इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बनाए गए। फिर 1940 से लेकर 46 के बीच में कोई भी अधिवेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसके बाद हमने भारत छोड़ो आंदोलन, इसके साथ साथ क्रिप्स प्रस्ताव और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से। तो ऐसी सिचुएशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नियमित अधिवेशन नहीं हो पाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस दौरान यही अध्यक्ष इनफॉर्मल बने रहे। तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर उसके बाद 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी ने की। और इसके बाद हम आजाद हो गए। तो स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। तो यहां यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि आजादी के पहले का लास्ट सेशन, लास्ट सत्र कहां पर हुआ? तो मेरठ में, क्योंकि इसके बाद हम आजाद हो गए। क्लियर? अब यहां कुछ अभी तक जो हमने पढ़ा उसका कुछ समरी है क्या?
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, सबसे कम आयु के अबुल कलाम आज़ाद, सबसे लंबे समय तक तो अबुल कलाम आज़ाद, स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी और स्वतंत्रता के बाद पहले तो पट्टाभी सीतारामैया। और आज़ादी के बाद गांधी जी ने एक सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, लेकिन उनकी इस बात को न सुना गया और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज़ादी के बाद हमारे इलेक्शन में भाग लिया और देश में सरकार बनाई। कांग्रेस पर कब कब प्रतिबंध लगा? तो असहयोग आंदोलन के समय 1921 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 में, फिर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1932 में उस दौरान, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो टोटल मिलाकर 4 बार प्रतिबंध लगाया गया। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस पर जिस व्यक्ति ने जो स्पेशल कमेंट किए वो क्या? लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। लाला लाजपत राय ने क्या कहा? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। फिर इन्होंने ही एक बार और कहा था कि कांग्रेस के सम्मेलन, ये क्वेश्चन कई बार आया, शिक्षित विद्यार्थियों के राष्ट्रीय मेले हैं। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल और केवल उच्च वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग तक सीमित थी। बाल गंगाधर तिलक साहब ने क्या कहा कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राए तो कुछ नहीं मिलेगा। अब इसी कारण से तो कांग्रेस विभाजित हुआ, क्योंकि जो गरम दल थे वो लाल बाल पाल थे। इन्होंने ही कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था भी कहा था। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था 1905 के दौरान कि कांग्रेस अपने पतन की ओर अग्रसर है और उसकी इच्छा है कि वह उसकी शांतिप्रिय मृत्यु में योगदान दे सके। किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। बिपिन चंद्र पाल। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ओके, क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर आपको सारा कुछ मैटर मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, कीर्ति कैंपस, वहां पे आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।